हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। आज लेक्चर 2 है एंड आज हम सी प्रोग्रामिंग के सबसे पहले सिंटैक्स को जानेंगे, फिर कोड करेंगे, सबसे पहला अपना सी प्रोग्राम लिखेंगे एंड उसके बाद डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा पिछले दिन का रिकैप लेंगे, उसके बाद मैं आपको थ्योरेटिकली चीज़ों को समझाऊंगा एंड देन विल जंप इनटू आईडी वीएस कोड एंड जहाँ पे हम कोड करके इम्प्लिसिटली आपको दिखाएंगे कि कैसे कोड करना है एंड हाउ टू डू द कोडिंग। ओके, सो पिछले दिन हमने क्या सीखा था? पिछले दिन हमने प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स, व्हाट इज प्रोग्रामिंग, व्हाई वी शुड डू प्रोग्रामिंग, हाउ वी कैन डू प्रोग्रामिंग, ये सब समझा था एंड वी हैव लर्न अबाउट कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर एंड उनके उनके अंदर डिफरेंसेस। नाउ टुडे सबसे पहले आज जो चीज हम सीखने वाले हैं दैट इज द बेसिक सिंटैक्स ऑफ सी। तो अगर हमें सी प्रोग्राम लिखना है अपने आईडीई में, सबसे पहले हमें एक हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। दिस इज वी राइट वाया इंक्लूड stdio.h। सो हमें एक हैश साइन लगाना है एंड उसके बाद इंक्लूड stdio.h, इसको कहते हैं हेडर फाइल। अब ये हेडर फाइल क्या है इसके बारे में बाद में आएंगे। नेक्स्ट वी हैव टू राइट इंट मेन, एक ब्रैकेट, उसके बाद पैरेंथेसिस जिसके अंदर हमें एक स्टेटमेंट लिखना है एंड उसके बाद रिटर्न 0 लिखना है। तो ये जो कोड हमने लिखा, इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट होगा हेलो वर्ल्ड। तो ये जो हेलो वर्ल्ड है ये आउटपुट होगा। तो बेसिकली अब हम सिंटैक्स को समझते हैं। हम एंड में जाके कोड करेंगे, सबसे पहले थ्योरी को समझते हैं, फिर जाके मैं जब कोड करूंगा फिर अगेन वी विल रीडिस्कस दिस थिंग्स। सो सी प्रोग्राम को लिखने के लिए, कोई भी प्रोग्राम को लिखने के लिए उस प्रोग्राम के अंदर हमें कुछ चीजें यूजर से मांगनी पड़ती है एंड कुछ चीजें हमें एक्सप्लिसिटली कोड करना पड़ता है जो टर्मिनल में हम आउटपुट हिसाब से देखते हैं। सो सी प्रोग्राम में दो फंक्शंस होते हैं, एक होता है प्रिंटफ फंक्शन, एक होता है स्कैनफ फंक्शन। जब हम प्रिंटफ फंक्शन लिखते हैं, इस फंक्शन के अंदर अगर कोई भी चीज हम लिख रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा, तो ये चीज प्रिंट हो जाता है एज इट इज इन द टर्मिनल। एंड और एक फंक्शन होता है सी प्रोग्राम में दैट इज कॉल्ड स्कैनफ फंक्शन। एंड जब हम इसको लिखते हैं, वो फंक्शन यूजर से कोई एक इनपुट रीड करता है एंड प्रोग्राम को वो इनपुट प्रोवाइड करता है। कैसे करता है बाद में आएंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड द सिंटैक्स अगेन। ये जो हेडर फाइल होता है ये क्या होता है? बेसिकली हेडर फाइल एक ऐसा सी प्रोग्राम का फाइल होता है जिसके अंदर प्रिंटफ, स्कैनफ, ये सारे फंक्शंस का डिटेल्स लिखा हुआ रहता है। अभी जो प्रिंटफ फंक्शन है और ये जो स्कैनफ फंक्शन है, इसका जो वर्किंग है, प्रिंटफ फंक्शन एक वैल्यू को प्रिंट करता है, स्कैनफ फंक्शन वैल्यू रीड करता है। अब वैल्यू लिखना, प्रिंट करना एंड रीड करना, इसके लिए हमें कंपाइलर को ये बताना पड़ेगा ना कि अगर आप प्रिंटफ फंक्शन लिख रहे हैं तभी जाके कोई वैल्यू आप रीड प्रिंट कर पाएंगे एंड अगर अगर आप स्कैनफ फंक्शन लिख रहे हैं तभी जाके आप कोई वैल्यू रीड कर पाएंगे। अब इसके लिए हमें कंपाइलर को बताना पड़ेगा, कुछ रूल्स बताने पड़ेंगे एंड वो सारे रूल्स एक डिफरेंट सी फाइल में लिखा हुआ रहता है। दोज रूल्स, ये रूल्स क्या है? ये रूल्स है फंक्शंस के बारे में, जैसे प्रिंटफ फंक्शन, स्कैनफ फंक्शन। और ये जो रूल फाइल है यही है हेडर फाइल। तो जब हम प्रोग्राम कोई दूसरे फाइल में लिख रहे हैं, पहले हमें ये हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा जो करंट फाइल में जो प्रोग्राम हम लिख रहे हैं, अगर हम प्रिंटफ फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो हमारा कंपाइलर को ये पता नहीं होगा कि ये प्रिंटफ फंक्शन है क्या चीज, अगर हम इंक्लूड नहीं करते ये फाइल stdio.file। इसलिए हम पहला लाइन ये लिखते हैं कि हैशटैग इंक्लूड stdio.h। तो सबसे पहले ये लाइन लिखना है, उसके बाद इंट मेन। अब ये इंट मेन क्या है? इंट मेन एक दूसरा फंक्शन है जहां से कंपाइलर अपना प्रोग्राम पढ़ना स्टार्ट करता है। इसका मतलब अगर कंपाइलर, पिछले वीडियो में मैंने कंपाइलर आपको समझाया था कि वो कंपाइलर एक साथ एक प्रोग्राम फाइल को रीड करता है और उसको रिटर्न करता है आउटपुट वैल्यूज में। तो जब कंपाइलर अपने प्रोग्राम को पढ़ना स्टार्ट करता है
इट स्टार्ट्स फ्रॉम अप टू डाउन, पहले ऊपर वाला लाइन पढ़ता है, फिर नीचे वाला लाइन, फिर उसके नीचे वाला लाइन पढ़ता है। सो इसके लिए तो एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होना चाहिए ना, कि कंपाइलर कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करे। अब कंपाइलर रिटर्न जीरो से भी पढ़ना स्टार्ट कर सकता है। तो ये चीज कंपाइलर को ये इंट मेन फंक्शन बताता है कि कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है। सो इंट मेन फंक्शन से स्टार्ट होते हुए उसका जो नेक्स्ट लाइन है, दैट इज प्रिंटफ फंक्शन, यहां से कंपाइलर अपना रीडिंग स्टार्ट करता है, ये लाइन पढ़ता है, फिर ये लाइन पढ़ता है, फिर जाके खत्म होता है। अब जब हम इंट मेन फंक्शन लिखते हैं तब एक सेकेंड ब्रैकेट लगाना पड़ता है फंक्शन के स्टार्ट होने से शुरू होते हुए एंड होने तक। एंड उसके पहले हमें रिटर्न जीरो लिखना पड़ता है, जिसको जो कंपाइलर को ये बताता है कि प्रोग्राम खत्म हो चुका है। अब आते हैं दूसरी चीज पे। अच्छा, मैंने आपको फंक्शंस के बारे में बताया। लेट्स अंडरस्टैंड न्यू थिंग बिफोर अंडरस्टैंडिंग वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स। वी विल अंडरस्टैंड पैराडाइम। व्हाट इज पैराडाइम? पैराडाइम इज बेसिकली राइटिंग प्रोग्राम इन स्ट्रक्चर्ड वे। ये क्या चीज है? बेसिकली जब हम कंपनीज में प्रोग्राम लिखते हैं, जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तब एक दो लाइन में वो सॉफ्टवेयर बन नहीं जाता, हमें लाखों करोड़ों लाइंस लिखने पड़ते हैं प्रोग्राम में। अब ये जो लाखों करोड़ों लाइंस है, इनको हमें स्ट्रक्चर्ड वे में संभाल के रखना पड़ेगा। जैसे आपके पास अगर 100 150 से ज्यादा बुक्स होंगे तो आप क्या करेंगे? आप एक बुक शेल्फ रखेंगे जहाँ पे सारे बुक्स को अच्छे से स्टोर करके रखेंगे। ठीक वैसे ही हमारे पास प्रोग्रामिंग में एक वर्ड होता है जिसको कहते हैं पैराडाइम, जिस वर्ड का मतलब ये होता है कि प्रोग्राम जो लाखों करोड़ों कोड्स हमने लिखा है एक सॉफ्टवेयर के अंदर, उसको स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना, ये बेसिकली पैराडाइम करता है। सो पैराडाइम का मतलब क्या हुआ? पैराडाइम का मतलब हुआ ऑर्गेनाइजिंग द प्रोग्राम्स इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। ऑर्गेनाइजिंग द कोड इन ए स्ट्रक्चर्ड वे। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। सो पैराडाइम तीन टाइप के होते हैं, मतलब हम कोड को तीन टाइप से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एंड हम एक कोड में तीनों टाइप यूज कर सकते हैं। पहला जो चीज होता है दैट इज फंक्शन, यूजिंग फंक्शन। अब कुछ ये चीज थोड़ा हाई लेवल है, अगर आपको समझ में नहीं आता इट्स ओके, फाइन, बट मुझे ये लगता है कि इंट्रोडक्शन के लिए ये चीज समझना थोड़ा अच्छा होगा। सो व्हाट इज फंक्शन? हमने मैथ में फंक्शन आई थिंक पढ़ा होगा आपने, अगर आप मैथ बैकग्राउंड से हैं। लाइक वी राइट एफ ऑफ एक्स। ये एफ एक फंक्शन होता है जिसमें हम एक इनपुट वैल्यू देते हैं एक्स, एंड वो फंक्शन एक्स के वैल्यू के बेसिस पे एक रिटर्न वैल्यू देता है। ठीक वैसे ही प्रोग्रामिंग में एक फंक्शन नाम का चीज होता है, जैसे प्रिंटफ फंक्शन हमने यूज किया कुछ देर पहले, स्कैनफ फंक्शन यूज किया। ठीक वैसे ही फंक्शंस होते हैं जिनके अंदर डेटा होते हैं, तो कुछ स्पेसिफिक डेटा के ऊपर ये फंक्शन काम करते हैं एंड आउटपुट देते हैं। दूसरा टाइप का पैराडाइम होता है, अब ये जो फंक्शन है ये कोड को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाता है एंड और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज बनाते हैं। जो दूसरे टाइप का फंक्शन है, सॉरी दूसरे टाइप का पैराडाइम है, दैट इज क्लास। क्लास क्या होता है? क्लासेस में एक फंक्शन होता है, वो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हो सकते हैं, दो फंक्शन भी हो सकता है एक क्लास के अंदर। एंड हर एक फंक्शन के अंदर उनका एक डेटा होता है, उसका डेटा। जैसे ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है और ये पूरा चीज है एक क्लास। और जो तीसरा चीज है दैट इज मॉड्यूल। ठीक है, मॉड्यूल क्या चीज है? मॉड्यूल बेसिकली एक क्लासेस का कलेक्शन होता है जिनके अंदर क्लासेस रहते हैं। मल्टीपल क्लासेस हो सकते हैं, ये क्लास वन, ये क्लास टू। क्लासेस के अंदर क्या होते हैं? फंक्शंस। और फंक्शंस किस चीज के ऊपर काम करते हैं? डेटा के ऊपर। ठीक वैसे ही क्लास टू भी एक फंक्शन के ऊपर काम करेगा एंड वो एक डेटा के ऊपर काम करेगा। तो ये पूरा चीज होता है मॉड्यूल। सो हमने क्या सीखा? फंक्शन को, सॉरी, कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम तीन चीजों का यूज करते हैं। सबसे पहले मॉड्यूल, फिर क्लास, फिर क्लास के अंदर फंक्शन यूज करते हैं हम। एंड ये फंक्शन किस चीज के ऊपर काम करते हैं? डेटा के ऊपर। सो ये होता है पैराडाइम। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, दैट इज डेटा टाइप एंड वेरिएबल। अब
लेट्स से आपको मैंने कुछ चीज दिया, जैसे लेट्स से मैंने आपको 3 टाइप के चीजें स्टोर करने के लिए 3 टाइप के स्टोरिंग गैजेट्स दिए। जैसे आपको मैंने एक बॉटल दिया, अब ये ड्राइंग अच्छा नहीं बना तो सॉरी। अब फिर मैंने आपको एक ऐसा एक प्लेट दिया, और मुझे ये दोनों रखते हैं। अब मैंने आपको 2 चीज दिए, एक है गमले में वाटर, दिस इज वाटर, एंड अनदर थिंग इज करी, खाने वाला करी। अब आपको मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये दोनों चीज स्टोर करना है। इन दोनों चीजों में किसमें कौन सा चीज स्टोर करेंगे? क्या आप बॉटल में करी स्टोर करेंगे? नहीं, हम ऐसा करते हैं क्या? एकदम नहीं करते। हम वाटर को बॉटल में स्टोर करते हैं, और करी को, ये जो पतीला है इसके अंदर स्टोर करते हैं। तो हर चीज को स्टोर करने के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक गैजेट होता है। ठीक वैसे ही प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है? प्रोग्रामिंग, पहले लेक्चर में मैंने आपको ये सिखाया था कि प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट, एक लिखते हैं पहले, आपको लिख के समझाता हूँ। अगर हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, ये 2 चीजों से बना हुआ रहता है। एक होता है इंस्ट्रक्शन, और जो दूसरा चीज होता है दैट इज डेटा। अब ये इंस्ट्रक्शन क्या है भैया? इंस्ट्रक्शन इज बेसिकली वही सेम चीज, प्रोग्राम, जिसके अंदर हम कोई इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं कि भाई ये जो बटन है फोन पे के ऐप के ऊपर, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो पेमेंट होगा। और ये जो बटन है इंस्टाग्राम के ऊपर, जिनमें ये हार्ड वाला साइन बना है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो लाइक होगा। तो ये एक एक चीज, एक एक इंस्ट्रक्शन है जो हम कोड के थ्रू लिखते हैं। तो ये चीज होता है इंस्ट्रक्शन। अब ये डेटा क्या है? डेटा, जैसे हम इंस्टाग्राम का एग्जांपल लें, इंस्टाग्राम का लोगो कैसा होता है भाई? तो इंस्टाग्राम में जैसे मैंने आपको बताया कि अगर लाइक के ऊपर आप प्रेस करते हैं तो लाइक हो जाता है, एंड उसके बाद एक साइड में नंबर आता है कि कितना लाइक हुआ है इस पोस्ट के ऊपर, लाइक 1 to 12 लाइक्स हुए हैं। तो लाइक के ऊपर क्लिक करने पे अगर वो लाइक इंक्रीमेंट हो रहा है, तो वो एक इंस्ट्रक्शन होता है, कोड में लिखा जाता है कि इफ द पर्सन क्लिक ऑन द लव बटन देन द लाइक नंबर विल इंक्रीज। ये एक इंस्ट्रक्शन होता है। बट ये जो नंबर है, ये क्या है? ये एक डेटा है, इट इज अ डेटा। अब जो यूजर प्रोफाइल कोई फोटो शेयर कर रहा है या कंटेंट शेयर कर रहा है, वो जो यूजर प्रोफाइल होता है, जैसा जैसा आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल, वो क्या होता है? वो एक डेटा होता है। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज डेटा। अगर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये एक डेटा है, ये डेटा की फॉर्म में स्टोर होता है। एवरीथिंग इन डिजिटल मीडिया इज अ डेटा। सो द डेटा वी हैव इन प्रोग्राम, ये जो डेटा होता है, इनको हमें स्टोर करना पड़ेगा। अब भाई अगर तुम डेटा स्टोर नहीं करोगे तो वो तो उड़ जाएगा, वो एक जगह पर रहेगा नहीं। सो डेटा, इट इज स्टोर्ड इनसाइड ए वेरिएबल, एंड ये होता है हमारी भाषा में वो पतीला जिसके अंदर हम कड़ी स्टोर कर रहे हैं, एंड वो बॉटल जिसके अंदर हम वाटर स्टोर कर रहे हैं। सो डेटा प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल के अंदर स्टोर होता है। ओके, सो अब समझते हैं कि व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज वेरिएबल अच्छे से। ठीक है, अब सी प्रोग्रामिंग में, लाइक प्रोग्रामिंग के अंदर, लेकिन उसके पहले मैथमेटिकल टर्म्स में थोड़ा वेरिएबल को डिस्क्राइब करता है। लाइक मैथ्स में अगर हमने अलजेब्रा पढ़ा है, उस हिसाब से देखें तो व्हाट इज वेरिएबल? जैसे अलजेब्रा में मैंने a+b होल स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे a क्या है हमें नहीं पता। ठीक वैसे ही हमने मैथ्स में वो टाइप के क्वेश्चंस किए होंगे जहां पे हमें कोई वैल्यू, सर्टेन वैल्यू हमें नहीं पता होता, बट हमें एक कोई टर्म लेना पड़ता है जिसका वैल्यू मे भी कुछ हो सकता है, या तो कोई वैल्यू है जिनको हमें इसमें अंदर स्टोर करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही फिजिक्स में हमने एक चीज सीखा है कि अगर वेलोसिटी दिया हुआ है तो हम उसके लिए v डिफाइन करते हैं, उसके अंदर वो वेलोसिटी लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड। तो ये जो v है, ये क्या है? ये बेसिकली इस डेटा को स्टोर कर रहा है अपने अंदर। अब ये v को हम फिर इक्वेशन में यूज करते हैं, एंड हम वैल्यू को तो डायरेक्टली इक्वेशन में यूज नहीं कर सकते, हमें वेरिएबल यूज करना पड़ेगा, इसलिए हम एक वेरिएबल लेते हैं, उसके अंदर डेटा स्टोर करते हैं। तो मैथमेटिकल या फिजिकल टर्म्स में अगर मैं कोई इक्वेशन लिख रहा हूं जैसे v = 12, इस इक्वेशन में ये होता है वेरिएबल, ये होता है डेटा, और ये होता है इक्वल साइन।
तो ठीक वैसे ही प्रोग्रामिंग के अंदर वी हमें डेटा स्टोर करने के लिए कोई एक टर्म लेना पड़ता है। वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नाम रख सकते हैं आप, उसका नाम ए रख सकते हैं, बी रख सकते हैं, सी रख सकते हैं, एक्स रखते हैं, वाई रख सकते हैं, जेड रख सकते हैं। ये सारे, लेट्स से ए, ये एक ऐसा वेरिएबल है प्रोग्रामिंग के अंदर जिसके अंदर इंस्टाग्राम का लाइक काउंट स्टोर है। अगर आपके वीडियो के अंदर 12 लाइक्स हैं, वो 12 लाइक्स ए वेरिएबल के अंदर स्टोर है। तो प्रोग्रामिंग में वेरिएबल बेसिकली डेटा को स्टोर करता है, बट ये डेटा, इसका एक फिजिकल मीनिंग भी है। ये डे- ये वेरिएबल सिर्फ डेटा को ही स्टोर नहीं करता, ये वेरिएबल मेमोरी क्रिएशन में हेल्प करता है। मेमोरी क्रिएशन क्या है भैया? अब जो डेटा होता है वो अपने आप जनरेट होता है, यूजर जब सॉफ्टवेयर पे आते हैं वो डेटा जनरेट करते हैं, बट आफ्टर जनरेटिंग द डेटा हमें उस डेटा को स्टोर करना है। अब एक टर्म मैंने बहुत बार यूज किया है कि डेटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल चाहिए होता है, बट वेरी वेरिएबल उस डेटा को कहाँ स्टोर करता है? अब इसका आंसर ये होता है, बेसिकली कंप्यूटर में एक चीज होता है दैट इज कॉल्ड रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पे बेसिकली प्रोग्राम का डेटा स्टोर होता है। अब अगर हम कोई एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं जिसका नाम है ए, तो ये डेटा जब हम ए वेरिएबल डिफाइन करेंगे, ये ए जाके रैम के अंदर एक स्टोर्ड घर बनाएगा, एक अपने लिए जगह बनाएगा जिसका नाम होगा ए, एंड इसका एक एड्रेस होगा। लेट्स से इसका एड्रेस है 1225। ये एड्रेस क्या है? जैसे आपका एक खुद का एड्रेस होता है कि आप कोलकाता में रहते हैं, कोलकाता में कहाँ पे रहते हैं, उसका एक स्पेसिफिक पोजीशन है, फिर पिन कोड है। ठीक वैसे ही रैम के अंदर वो डेटा या वेरिएबल कहाँ पे स्टोर है उसका एक स्पेसिफिक पोजीशन होता है जो नंबर टर्म्स में डिफाइन होता है, यानी वो चीज होता है ये नंबर, दैट इज द लोकेशन, एंड ये होता है वेरिएबल। और ये बॉक्स के अंदर क्या स्टोर होता है? ये बॉक्स के अंदर बेसिकली वो डेटा स्टोर होता है जो उस वेरिएबल के अंदर है, जैसे 12। तो ठीक वैसे ही अगर हम कोई दूसरा वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं जैसे एक्स, ये एक्स बेसिकली जब हम डिफाइन कर देते हैं प्रोग्राम में, तभी एक्स जाके रैम के अंदर अपने लिए एक जगह बनाता है, एंड उसके अंदर वो डेटा स्टोर करता है। अब ये जो डेटा है इसका भी डिफरेंट टाइप्स होता है, बट उसके पहले वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं वो समझते हैं। अब वेरिएबल डिफाइन करने के लिए कुछ रूल्स होता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है? तो जैसे मैंने यहाँ पे ये चीज पहले ही पढ़ा दिया है कि कंटेनर टू स्टोर वैल्यूज एंड डेटा। हाँ, वेरिएबल इज द कंटेनर टू स्टोर वैल्यू एंड डेटा, एंड इट इज बेसिकली द नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन। हम वो डेटा जिस मेमोरी में जहां पे स्टोर कर रहे हैं, जिस लोकेशन पे स्टोर कर रहे हैं, उस लोकेशन का नाम वेरिएबल देते हैं। क्या हुआ इसका चीज, इस चीज का मतलब बेसिकली अगर ये रैम है एंड यहाँ पे कोई एक लोकेशन है जिसका लोकेशन है 1112, इस लोकेशन में अगर कोई डेटा स्टोर है तो इस लोकेशन का नाम उस वेरिएबल के नाम से जाना जाता है। उल्टा भी समझ सकते हैं, इस वेरिएबल का डेटा हम इस लोकेशन से पाते हैं, एक ही चीज है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट थिंग। बेसिकली देयर इज सम सर्टेन नेमिंग रूल्स इन सी प्रोग्रामिंग। हम वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, बट कुछ रूल्स हैं, कुछ चीज हम यूज नहीं कर सकते नाम में। जैसे मैं वेरिएबल का नाम प्रीतम रख सकता हूँ, मैं वेरिएबल का नाम p रख सकता हूँ, x रख सकता हूँ, y रख सकता हूँ, x1 रख सकता हूँ, z1 रख सकता हूँ। तो वेरिएबल नेम कैन कंटेन नंबर्स, p1, x1, z1, it can contain numbers, but the name can contain also underscores as well as alphabets. Like मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ x अंडरस्कोर y, सही है वेरिएबल का नेम, y अंडरस्कोर z, सही है। लेकिन मैं नेम के पहले अंडरस्कोर एंड सॉरी हम नेम के पहले कोई भी नंबर यूज नहीं कर सकते, एंड हम उस नेम को कोई भी व्हाइट स्पेस या रिजर्व्ड कीवर्ड नहीं यूज कर सकते। इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब समझते हैं। बेसिकली हम जो अंडरस्कोर यूज नहीं कर सकते नेम के पहले। जैसे अगर मैं कोई वेरिएबल का नाम ऐसे डिक्लेयर करता हूं कि अंडरस्कोर p x, ये एक वेरिएबल का नेम है, ये गलत है, ये गलत है। अगर मैं ऐसा लिखता हूं p अंडरस्कोर x, ये सही है। हम वेरिएबल के नेम के पहले अंडरस्कोर नहीं यूज कर सकते। ठीक वैसे ही
हम नंबर से स्टार्ट करते हुए वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते, जैसे 1p नहीं होगा, p1 सही है। ठीक वैसे ही अगर मैं एक वेरिएबल का नाम ऐसा रखता हूँ prxy, बीच में स्पेसेस है, ये गलत है, बीच में स्पेसेस नहीं होंगे। एंड हम कोई रिजर्व कीवर्ड नहीं यूज कर सकते वेरिएबल नेम के अंदर। रिजर्व कीवर्ड की होता क्या होता है, जैसे मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि कुछ फंक्शंस होते हैं जिनका नाम पहले से डिफाइन होता है सी प्रोग्रामिंग के हेडर फाइल में, दैट इज printf। अब ये एक फंक्शन का नेम है, अब भाई अगर मैं कोई वेरिएबल का नेम printf रखता हूँ तो इसके साथ क्लैश हो जाएगा नेम। अब प्रोग्राम कंपाइलर कैसे समझेगा कि ये वेरिएबल का नेम है या ये रीडिंग मतलब आउटपुट लिखने का नेम, फंक्शन का नेम है, कैसे समझेगा? इसलिए हम इनको रिजर्व कीवर्ड कहते हैं एंड इनको हम यूज नहीं करते एज वेरिएबल नेम। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, डेटा टाइप। अब डेटा टाइप क्या होता है, जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कोई भी प्रोग्रामिंग में, हमारे सी प्रोग्रामिंग में अगर मैं कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ एक्स, जिसमें कोई एक वैल्यू स्टोर होता है 12। अब ये 12 क्या है? इंटीजर है। मैं एक्स में तो ये भी स्टोर कर सकता हूँ ना कि ए, एक कैरेक्टर स्टोर कर सकता हूँ, बट सी प्रोग्रामिंग, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सी प्रोग्राम एक हेविली टाइप्ड लैंग्वेज है। इसका मतलब हमें कंपाइलर को सबसे पहले बताना पड़ेगा भाई ये जो डेटा है ना, ये इंटीजर टाइप का डेटा है, ये जो डेटा है ना ये कैरेक्टर टाइप का डेटा है, हमें पहले से ये बताना पड़ेगा कंपाइलर को। इसलिए वेरिएबल नेम के पहले हमें डेटा का जो टाइप है वो बताना पड़ेगा। मतलब अगर ये डेटा इंटीजर टाइप का है तो हमें लिखना पड़ेगा इंट, फिर वेरिएबल का नेम, फिर डेटा। जैसे ये कैरेक्टर टाइप का डेटा है तो हमें इसके पहले लिखना पड़ेगा कैर, वेरिएबल का नेम, फिर डेटा। भी कैर इंट क्या है आते हैं, बेसिकली डेटा टाइप्स हैं ये चीज, ये सारे जो चीज है ये डेटा टाइप्स हैं। सी प्रोग्रामिंग में चार टाइप्स के डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। एक होता है इंटीजर, इंटीजर मतलब हमें पता है 1 2 3 4 5 6। एक होता है कैरेक्टर, मतलब ए बी, अच्छा कैरेक्टर ना ये सिंगल कोट्स के अंदर होता है। और जो स्ट्रिंग होता है जैसे PRITAM, ये डबल कोट्स के अंदर होता है। और हर एक स्ट्रिंग बहुत सारे कैरेक्टर का फॉर्मेशन होता है, हर एक स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। बट कैरेक्टर मतलब सिर्फ एक सिंगल अल्फाबेट होता है जो सिंगल कोट में रहता है, सिंगल कोट में अंदर। फ्लोट, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। डबल, डबल जो बड़े फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं। फिर डिराइव डेटा टाइप्स हैं जिनके अंदर एरेज हैं, एरेज क्या है बाद में समझेंगे, पॉइंटर से, स्ट्रक्चर से, यूनियन से। एंड इनमरेशन डेटा टाइप इनम, एंड वॉइड डेटा टाइप वॉइड। इसका मतलब कुछ नहीं, वॉइड मतलब कुछ नहीं, कोई डेटा टाइप नहीं है, मतलब कोई डेटा स्टोर नहीं है इस वेरिएबल के अंदर। तो हम बेसिकली अभी इन डेटा टाइप्स के बारे में काम करेंगे, बेसिक डेटा टाइप्स के बारे में, एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे एडवांस डेटा टाइप के ऊपर मूव करेंगे। तो जो डेटा होता है, मैंने आपको क्या बताया, लेट्स से एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं सी सी प्रोग्रामिंग में, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, मैंने आपको बताया रूल कि आप वेरिएबल का कोई नेम लिख लीजिए। अच्छा एक रूल लिखते हैं, वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले टाइप ऑफ वेरिएबल लिखना पड़ता है और टाइप ऑफ डेटा। डेटा, द वेरिएबल स्टोरिंग, फिर वेरिएबल का नेम इक्वल टू साइन द डेटा। अब डेटा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, आप सब वेरिएबल डिक्लेयर करके रख रहे हैं, बाद में जब डेटा आएगा आप उसको स्टोर कर देंगे। तो एक रूल है, ऐसे लिखा जाता है वेरिएबल का नेम। एग्जांपल देते हैं, जैसे अगर कोई एक वेरिएबल है जिसका नेम है एक्स, जिनमें कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर है, एक्स जिसके अंदर कोई इंटीजर वैल्यू लेट्स से 12 स्टोर है, तो उसके पहले हमें लिखना पड़ेगा इंट। ये इंट क्या है? इंट है वेरिएबल का स्टोर्ड डेटा का टाइप, एक्स है वेरिएबल का नेम, एंड डेटा इज द 12। ऐसे हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल नेम्स। बाद में जब हम कोड करेंगे तब समझेंगे। अब जब हमने ये डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल एक्स, अब क्या होगा, अब एक मेमोरी में रैम है जिसके अंदर एक स्टोरेज क्रिएट होगा, मेमोरी क्रिएट होगा जिसके अंदर 12 वैल्यू स्टोर होगा, एंड इसका नेम होगा एक्स, एंड इसका एक एड्रेस रहेगा। लेट्स से ये इस एड्रेस का नेम है 1112। अब इसका एक साइज है, ये जो वेरिएबल
स्टोर्ड है, इसका एक साइज होता है, पर्टिकुलर साइज होता है। ये साइज क्या है? बेसिकली हमें एक चीज पता है, हमारा जो फोन या लैपटॉप है उसके अंदर एक चीज होता है, दैट इज उसका रैम। जैसे 4 GB ऑफ रैम है हमारा फोन। ये 4 GB अगर हम थोड़ा डिवाइड करें, जीबी को अगर हम कन्वर्ट करें, तो 4 × 1024 होता है। फिर 4 × 1024 होता है। एंड देन 4 × 1024 बाइट होता है। एंड जब हम इस पूरे चीज को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तब ये होता है बिट। एक बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। ये हमें पता होना चाहिए। एंड ये बाइट बिट्स क्या होता है? बेसिकली ये हमारे मेमोरी होते हैं। मेमोरी में कितना ज्यादा स्टोर्ड वैल्यू हम रख सकते हैं, कितना ज्यादा वैल्यू हम स्टोर करके रख सकते हैं, दैट इज बेसिकली डिफाइंड बाय बिट्स एंड बाइट्स। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। आप आलू खरीदने गए बाजार में, आपको 1 kg आलू खरीदना है। ये केजी क्या है? एक यूनिट है। ठीक वैसे ही अगर आपको कुछ डेटा स्टोर करना है, अगर 1 KB डेटा स्टोर करना है, 1 TB डेटा स्टोर करना है, ये टेराबाइट, गीगाबाइट, गीगाबाइट होते हैं, ये सब यूनिट होते हैं मेजर करने के लिए कि कितना डेटा स्टोर है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट्स होते हैं बिट्स एंड बाइट। एक बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। अब जब हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करते हैं मेमोरी में, वो बेसिकली 2 बाइट लेते हैं। इसका मतलब 16 बिट्स लेता है। ठीक है, बट ये जो वैल्यूज हैं ये वेरी करता है सिस्टम टू सिस्टम। ये मैंने 64 बिट का सिस्टम के लिए बनाया हुआ है, बट 32 बिट के लिए ये वैल्यू डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये सिस्टम टू सिस्टम डिफाइन वेरी करते हैं। इसके लिए रट्टा मारने का कोई जरूरत नहीं है, बट यू शुड नो। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। मैंने मेरे नोट्स में जो वेरिएबल डिक्लेयर करना एंड उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को इंक्लूड करना, ये चीज के लिए स्यूडो कोड लिख के रखा है, कोड पहले से लिख के रखा है। मैं इसको शेयर कर दूंगा, बट मैं इसको इम्प्लिसिटली कोड करके भी दिखाऊंगा VS कोड में एट द एंड ऑफ द थ्योरी। ओके, मैं बीच में इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है कि पहले थ्योरी समझ लेता है, फिर से और एक बार जब कोड करेंगे तो फिर से थ्योरी को समझेंगे। जैसे अगर मैं कोई इंटीजर डेटा वेरिएबल स्टोर करता हूँ, सो अगर डिफाइन करता हूँ, इंट ए एंड उसके अंदर 10 स्टोर होता है। फिर शॉर्ट बी, शॉर्ट एक डेटा टाइप है जिसका जिसका वेरिएबल का नाम है बी एंड उसके अंदर एक डेटा स्टोर होता है। ठीक वैसे ही ये सारे डेटा, डिफरेंट डेटा टाइप्स, यहाँ पे डिक्लेरेशन स्टाइल्स लिखा हुए हैं, बट मैं इसको कोड करके दिखाऊंगा आपको, सो डोंट बी बॉदर्ड अबाउट दिस। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में समझते हैं। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? जब भाई साहब आप इंट कोई एक वेरिएबल का नेम और एक कोई डेटा बता स्टोर करते हैं मेमोरी के अंदर, तब तो सही है। बट कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम पहले से ही एक वेरिएबल डिफाइन करके रखते हैं और डेटा हमें नहीं पता पहले। फिर प्रोग्राम के अंदर से हम स्कैनफ फंक्शन यूज करते हैं, वहां से हम एक डेटा लेके आते हैं। लेट्स से वो डेटा है 10, एंड फिर उसको हम इक्वल टू ए करते हैं। तो ए इक्वल टू वो जो डेटा है वो स्टोर होता है वेरिएबल के अंदर जाके। बट ये जो स्कैनफ है ये बेसिकली डेटा को रीड करने का काम करता है या यूजर से डेटा लेने का काम करता है। बट ये जब स्कैनफ फंक्शन हम लिखते हैं उसके लिए एक स्टाइल होता है। वो स्टाइल क्या है? हमें ऐसे लिखना पड़ता है, स्कैनफ डबल ब्रैकेट के अंदर ये जो डेटा है ये इंटीजर डेटा है, तो डबल ब्रैकेट के अंदर %d, कॉमा, जो वेरिएबल है उसका नेम, उसके पहले एम्परसेंड। अब ये %d क्या है भैया? ये है फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? बेसिकली जब हम कोई डेटा ले रहे हैं कंपाइलर, सॉरी, यूजर से, जैसे मैंने यहाँ पे एक इंटीजर डेटा लिया, फिर डेटा लेने के बाद हमने प्रोग्राम में ये डेटा को स्टोर तो कर दिया ए के अंदर, बट जब कंपाइलर कंपाइल करेगा उसको भी तो ये पता होना चाहिए डेटा इंटीजर टाइप का है। तब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर काम में आता है। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर कंपाइलर को ये बताता है कि ये डेटा इंटीजर टाइप का है। मैंने ये डायग्राम में भी बताया हुआ है, ये जो डेटा है ये कंपाइलर के पास जा रहा है, बट कंपाइलर को तो ये पता होना चाहिए ना कि ये डेटा किस टाइप का है। ये चीज, ये जो टाइप है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर बताता है कि भाई साहब ये डेटा इंटीजर टाइप का है। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर का जरूरत क्यों पड़ा?
ये सेम आंसर है, क्योंकि सी एक हाईली टाइप लैंग्वेज है। यहाँ पे हर डेटा का एक टाइप है और ये टाइप हमें पहले से बताना पड़ेगा प्रोग्राम को, नहीं तो कंपाइलर समझ नहीं पाएगा। अब कुछ डिफरेंट टाइप के, उसके पहले एक फ्लो चार्ट समझते हैं बेसिकली कैसे कंपाइलर समझता है। बेसिकली प्रिंट जो फ्लो चार्ट है उसको समझते हैं। ये चीज़ मैंने चैटजीपीटी से जनरेट किया है ताकि आपका भी टाइम बचे, मेरा भी टाइम बचे। सो ये एक वेरिएबल है जिसमें 25 वैल्यू स्टोर है। अब ये वेरिएबल को जब हम प्रिंट कर रहे हैं तब हम परसेंटेज डी साइन यूज करते हैं, लेकिन ये जो लाइन जब कंपाइलर पढ़ता है, ठीक है, कंपाइलर जब ये लाइन पढ़ता है तब कंपाइलर को कैसे पता कि ये जो वैल्यू हम प्रिंट करने जा रहे हैं ये किस टाइप का वैल्यू है? वो चीज कंपाइलर को ये जो परसेंटेज डी साइन है ये बताता है। ये परसेंटेज डी साइन बताता है कंपाइलर को ये एक इंटीजर टाइप टाइप का है, यानी परसेंटेज डी एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है। ठीक वैसे ही स्कैनफ फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप समझ जाएंगे। एंड कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया हुआ है, जैसे परसेंटेज डी यूज होता है इंटीजर डेटा टाइप्स के लिए, फिर परसेंटेज यू अनसाइंड इंट के लिए। एंड मैंने ये इंक्लूड किया है अपने नोट्स में, बट डोंट वरी, मैं पूरा पूरा चीज आपको कोड करके दिखाऊंगा। एंड जो इंपॉर्टेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो मैंने यहाँ पे नोट करके रखा हुआ है। इन 4-5 फॉर्मेट स्पेसिफायर को आपको याद रखना पड़ेगा। फाइन, नाउ लेट्स जंप इनटू द कोड एंड एक्सप्लिसिटली कोड करते हैं जो चीज हमने पढ़ा डेटा टाइप एंड वेरिएबल में, वो सारी चीज हम कोड करके समझते हैं कि कैसे हम चीजों को सी प्रोग्रामिंग के अंदर कोड करते हैं। सो आई थिंक आप रेडी हैं अपने पहले सी प्रोग्राम को लिखने के लिए। हाय एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक। एंड अब हम एक्सप्लिसिटली कोड करने जा रहे हैं जो चीज हमने सीखा है थियोरेटिकली। एंड मैं इसको लास्ट में करा रहा हूँ, बहुत सारे कंस्ट्रक्टर्स वो पैरेलली कोड करते हैं एंड आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट, बट मैं इसको लास्ट में किस इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मुझे पहले लगता है कि आप थोड़ा थ्योरी समझ लें, क्योंकि एज यू आर लर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम। सो लेट्स कोड। एंड सबसे पहले एक सी फाइल बनाते हैं। ओके, सो लेट्स नेम इट इंट्रो डॉट सी। अब ये जो डॉट सी है ये एक एक्सटेंशन है, ठीक है। एंड ये प्लेटफॉर्म VS कोड है। अगर आप VS कोड यूज कर रहे हैं तो फेयर इनफ। एंड मैं कोड रनर यूज कर रहा हूँ एज एक्सटेंशन। एंड अगर आपको VS कोड के बारे में नहीं पता है, सो VS कोड एक आईडी है जहाँ पे हम कोड कर सकते हैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एंड मैं VS कोड यूज करूंगा इस सीरीज में। एंड ये टर्मिनल होता है जहाँ पे आउटपुट हमें मिलता है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम कोड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। तो लेट्स प्रोग्राम आवर फर्स्ट सी प्रोग्राम। ओके, लेट्स कोड आवर फर्स्ट सी प्रोग्राम। सो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको हेडर फाइल फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा। इंक्लूड इंक्लूड। अब ये जो सजेशंस आएंगे मेरे VS कोड में, तो उसको इग्नोर कीजिएगा बिकॉज मेरा एक्सटेंशन डाउनलोडेड है इसलिए। सो stdio.h, मैंने क्या बताया था, ये एक हेडर फाइल है जिसके अंदर printf scanf फंक्शन का डिफिनेशन लिखा हुआ है। नेक्स्ट, व्हाट विल राइट, int main। व्हाट इज int main? int main इज बेसिकली जहां से कंपाइलर अपना प्रोग्राम पढ़ना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट, लेट्स राइट ए प्रोग्राम। लेट्स राइट printf फंक्शन। printf क्या करता है? printf कोई भी चीज अगर आप printf के अंदर लिखते हैं वो उसको प्रिंट करता है। तो अगर हम लिखते हैं हेलो एंड वर्ल्ड। अब सी प्रोग्राम में एक नया चीज है जो मैंने नहीं बताया, वो था कि जब आप एक कोड लिख लेते हैं, एक लाइन लिख लेते हैं, उसके बाद एक सेमीकोलन लगाना पड़ता है ताकि कंपाइलर को ये समझ में आए कि ये कोड, इस लाइन का कोड यहाँ पे खत्म है एंड इसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन में जाना है, ठीक है। सो फिर हम रिटर्न जीरो करेंगे। रिटर्न जीरो क्यों करते हैं? टू टेल आवर कंपाइलर दैट यहाँ पे प्रोग्राम खत्म है। नाउ लेट्स गो हेयर एंड रन कोड। एंड या, हेलो वर्ल्ड ये टर्मिनल में प्रिंट हुआ। सो कंग्रेचुलेशंस, अगर आपने लिखा है तो दिस इज योर फर्स्ट सी प्रोग्राम और कोड जो आपने खुद से लिखा है सबसे पहले। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड लेट्स गेट हेड एंड
लेट्स स्टार्ट विथ अदर थिंग्स। तो इसके बाद लेट्स लेट मी टेल यू समथिंग मोर एक्स्ट्रा, लाइक अगर हम ये चीज इंट मेन की जगह पे हम ये void मेन लिख रहे हैं, तो हमें यहाँ पे रिटर्न जीरो नहीं लिखना पड़ता। अगर मैं इसको रन करूं, तो टर्मिनल में आउटपुट आएगा, दिस इज आउटपुट। सो अगर आप इंट मेन छोड़ के void मेन लिखते हैं, इट्स ऑल्सो फेयर इनफ, बट अगर आप इंट मेन लिखते हैं तो आपको रिटर्न जीरो लिखना पड़ेगा। अगर आप void मेन लिखते हैं तो आपको रिटर्न जीरो नहीं लिखना पड़ेगा। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग, scanf। व्हाट इज scanf? scanf बेसिकली कोई भी डेटा लेता है, लेकिन उसके पहले और एक चीज समझते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करता है। लेट्स से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसके अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर्ड। कैसे डिक्लेयर करते हैं मैंने आपको सिखाया। इंट, व्हाट इज इंट? द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा। ओके, सो इंट, लेट्स से वेरिएबल का नेम है v। क्यों v? क्योंकि ये एक वेलोसिटी वेरिएबल है जिसके अंदर वेलोसिटी स्टोर होता है, और वेलोसिटी का वैल्यू 12 है। अब ये जो वैल्यू है v, अगर मैं चाहूं कि इसको मुझे प्रिंट करवाना है, मैं कैसे प्रिंट करा सकता हूं? मैं यहाँ पे आऊंगा प्रिंट टिप में। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, मुझे ये चीज कंपाइलर को बताना है कि ये वेरिएबल जो मैं प्रिंट करने जा रहा हूँ इसका डेटा टाइप क्या है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखूंगा, %d। अब आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, इंटीजर डेटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d, या तो आप %i भी यूज कर सकते हैं। फिर कॉमा, एंड जो डेटा हम प्रिंट करने जा रहे हैं उसका वेरिएबल, दैट इज v। नाउ लेट्स रन द कोड। या द वैल्यू इज प्रिंटेड हियर इन द टर्मिनल। तो हमने एक वेरिएबल लिख लिया, प्रिंटफ फंक्शन में एक चीज प्रिंट किया, एंड देन वेरिएबल का वैल्यू भी प्रिंट किया। अब scanf लिखते हैं। अब लेट्स से ये जो वेरिएबल है इसका डेटा मैं नहीं देता हूं, एंड मैं एक प्रिंटफ फंक्शन लिखता हूं। मैं यूजर को ये बताता हूं टर्मिनल में कि भाई साहब मुझे एक इंटीजर वैल्यू चाहिए, गिव मी ए एंड वैल्यू। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एंड वैल्यू। अब इसके बाद scanf, scanf के अंदर हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर देना पड़ेगा। scanf क्या करता है? scanf बेसिकली जो डेटा है वो इनपुट हिसाब से यूजर से लेता है, एंड फिर वो एक वेरिएबल में स्टोर करता है वैल्यू। तो अगर वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करना है तो पहले हमें एक फॉर्मेट स्पेसिफायर चाहिए होगा जो बताएगा कंपाइलर को कि भाई ये जो डेटा मैंने लिया है इनपुट एज ए इनपुट, ये डेटा इंटीजर टाइप का है। ठीक है, तो पहले हमें एक फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना है। अब जो वी है उसका डेटा टाइप तो इंट है, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा? डी, %d। फिर एम्पर साइन लगाना पड़ेगा। अभी एम्परसेंड क्या है ये मैं बाद में बताऊंगा पॉइंटर चैप्टर में। एंड फिर वी, वेरिएबल का नेम। अब ये मैंने लिख लिया, इसको रन करते हैं, रन कोड। ये देखो नीचे टर्मिनल पे ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, गिव मी अ नंबर। मैं को एक नंबर देता हूँ 12, एंटर। खत्म हुआ, कुछ नहीं प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ प्रिंट किया ही नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आता है, फिर कोड खत्म हो जाता है। तो एक काम करते हैं, इस जो वी जो मैंने यूजर से लिया है उसको मैं प्रिंट करते हैं। कैसे प्रिंट करेंगे? प्रिंट %d एंड v। अब चलिए इसको प्रिंट करते हैं। सो रन कोड, टर्मिनल में देखिए, ओहो एक एरर आ गया। क्या एरर आया समझते हैं। बेसिकली मैंने यहाँ पे स्कैनफ लिया है, फिर उसके अंदर मैंने डेटा को लिया है, फिर स्टोर किया है, फिर प्रिंटफ लिख रहे हैं। प्रिंटफ में जो वैल्यू हमने लिया है v का, वो हम प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। सही है, कुछ गलत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? हाँ, अब आ गया। कभी कभी होता है प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ बिग डील। सो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है गिव मी ए एंड वैल्यू। अच्छा, मुझे लगता है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। सो लेट्स डिलीट द एंड नाउ इट्स रन अगेन। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव हियर इज
गिव मी इंट वैल्यू, द स्टेटमेंट दैट आई हैव रिटन हियर printf फंक्शन में, गिव मी ए वैल्यू, गिव मी एंड वैल्यू, तो मैं कोई वैल्यू देता हूँ v का, लेट्स से 22, एंटर, वो ये वैल्यू प्रिंट हो रहा है। सो बेसिकली अगर हमें यूजर से कोई इम्प्लीसिट वैल्यू इनपुट लेना है फिर उसको प्रिंट करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं। ओके, अब कुछ डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स हम एज ए इनपुट लेते हैं एंड वेरिएबल डिफाइन करते हैं। सो लेट्स डू दिस। इसको मैं कमेंट करता हूँ। अभी कमेंट क्या है, लेट्स से हमें अपने प्रोग्राम में कुछ ऐसे लाइंस लिखने हैं जो हम अपने समझने के लिए लिखना चाहते हैं, बट हम ये नहीं चाहते कि कंपाइलर वो पढ़े, उसको एग्जीक्यूट करे। तो हम ये डबल फॉरवर्ड स्लैश वाला लाइन यूज करते हैं। इसका मतलब ये है कि कंपाइलर इसको नहीं पढ़ेगा, ये हमारे समझने के लिए लिखा हुआ है, नहीं पढ़ेगा। चलो रन करके देखते हैं क्या कुछ आउटपुट आ रहा है। टर्मिनल में कुछ नहीं आ रहा, बेसिकली कंपाइलर ये पढ़ता नहीं है। तो अगर हम कोई कमेंट लिखना चाहें तो फॉरवर्ड स्लैश के अंदर लिख सकते हैं। सो लेट्स कम इनटू द नेक्स्ट लाइन एंड लेट्स डिफाइन सम वेरिएबल्स। ओके, तो हम एक ऐसा वेरिएबल पहले डिक्लेयर करते हैं जिसके अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर होता है, इंट वी, जिसका वैल्यू है लेट्स से 12, जिसके अंदर स्टोर है। फिर और एक दूसरा वैल्यू वेरिएबल हम लेते हैं, लेट्स से शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट s इज इक्वल टू 10। फिर और एक वेरिएबल लेते हैं, फ्लोट लेते हैं, फ्लोट f इज इक्वल टू 3.14 f। अब हमने f क्यों लिखा भाई, f क्यों लिखा? f बेसिकली कंपाइलर को ये बताता है कि ये जो वैल्यू है ये एक फ्लोट वैल्यू है। नेक्स्ट एक डबल वेरिएबल बनाते हैं जो डबल वैल्यू स्टोर करता है, डबल डी इज इक्वल टू 1 2.2223 1। डबल बेसिकली एक ऐसा डेटा टाइप होता है जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सॉरी, एन नंबर ऑफ डेसिमल तक हम वैल्यू ले सकते हैं। अब इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट एफ %d%f। अब मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली दिमाग लगाया और मेरा टाइम बचाया एंड मैंने मेरा जो एक्सटेंशन से सजेशन आ रहा था उसको मैंने वही का वही लिख दिया। क्या है, प्रिंट एफ फंक्शन, उसके अंदर जो वेरिएबल्स है वो है एंड उनका फॉर्मेट स्पेसिफायर है। जैसे वी, इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर %d है लिखा हुआ है। फिर एस, उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर %d है, वो लिखा हुआ है। फिर एफ, फ्लोट, %f, उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड डी % है। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। हाँ, सारे वैल्यूज प्रिंट हुए जो हमने लिखा था, ये रहा। तो एक चीज समझ में आया हमें कि अगर हमें सारे वैल्यूज को एक लाइन में प्रिंट करना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये सिंटैक्स समझने में कुछ नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा ये चीज, ऐसे लिखना है। एंड अगर हमें डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स डिक्लेयर करना है तो हम ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मैंने आपको जो जो डेटा टाइप्स नोट्स के अंदर दिए हुए हैं उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स आपको कराए, एंड योर टास्क विल बी टू डू और राइट वेरिएबल यूजिंग डिफरेंट डेटा टाइप्स, लाइक डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स बनाएंगे जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डेटा सोर्स होंगे डिफरेंट टाइप के। सो दैट इज द थिंग। बाकी आज की वीडियो में ही था जहां पे हमने वेरिएबल के बारे में समझा एंड डेटा टाइप के बारे में समझा, थोड़ा कोड किया, अपना पहला सी प्रोग्राम लिखा एंड फंडामेंटल को समझा। एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका भी और थोड़ा डीप जाऊंगा एंड डेटा टाइप और वेरिएबल एंड इसके साथ साथ ऑपरेटर्स को और डीप से समझेंगे एंड और भी ज्यादा थोड़ा कोड करेंगे ताकि और चीजें समझ में आए। अब ये क्योंकि आपका पहला कोड है तो मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ कोड, ताकि आप धीरे धीरे चीजों को समझें। तो दैट इज द ऑल थिंग फॉर दिस टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।